चीन के इरादे बड़े साफ हो चुके हैं कि चीन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कतई कोई संबंध ठीक से नहीं रखेगा। वो जैसे उसके चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। लेकिन अब की जो ट्रंप जिस तेवर के साथ आ रहे हैं, तो उन तेवरों में कैसा समझौता होगा, ईरान के साथ क्या भारत के संबंध रहेंगे, तेल खरीदा जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा, उसको रोक पाएगा तो ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा साफ कर दिया है कि या तो हमारे हिसाब से तुमको चलना पड़ेगा और नहीं तो फिर तुम जाके लड़ो। तुम 28% जो तुम्हारा बजट है उसको ले जाके नाचो कूदो। तो 1 घंटे नहीं लड़ पाएंगे, रूस से तबाह हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए, चार साल बड़ा उन्होंने अपमान झेला है। तो आप इस जोड़ी को, अगर आप डीप स्टेट की बात करिए, इस्लामिक आतंकवाद की बात करिए, तो ये 1 और 1 11 होंगे अब की ये। इसके साथ भारत के लिए एक बड़ी कठिनाई और भी है। और भारत के लिए अगले 4 साल, जो मैंने कहा ना कि दुनिया में अकेला देश भारत ऐसा है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का बैठना पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी के लिए है तो वो भारत के लिए है। उसका कारण बता देता हूं कि चीन चीन इससे कोई मतलब नहीं रखेगा। चीन के इरादे बड़े साफ हो चुके हैं कि चीन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कतई कोई संबंध ठीक से नहीं रखेगा। वो जैसे उसके चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। और वो टिकटॉक वाला बैन वाला जो मामला फंसा है उसको आप लोग देख ही रहे होंगे कि वो भी अभी भी फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा डोरा डाल रहे हैं, फिर डोरा घसीट रहे हैं। तो अब उसमें क्या होगा ये अभी समझ में आएगा। रूस का पुतिन जो है वो भी बहुत सावधानी से कोई संबंध आगे बढ़ाएगा या बनाएगा। लेकिन मनीष जी, उसके बाद अगर कोई बचता है तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और उसको कई मामलों में कम से कम आधा दर्जन मामले ऐसे हैं जिसमें सीधा सीधा सामना अमेरिका के साथ होगा भारत का। और उस समय जो अभी 10 साल का जो अनुभव है नरेंद्र मोदी का, ये जो 10 साल वो बैठे हैं इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, अगले जो 4 साल हैं वो उनकी कड़ी अग्नि परीक्षा लेंगे कि कैसे वो सामना करेंगे अमेरिका का। और अब बताता हूं मनीष जी इसमें क्या है कि सबसे पहले ईरान पे आ जाइए। मैं अभी रूस पे तो आता हूं बाद में। कि सबसे पहले ईरान पर वो बातें बड़े लंबी लंबी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ईरान को किसी भी कीमत पर बख्शेगा वो नहीं। न वो बख्शेगा और न बख्शेगा इजराइल। और भारत ईरान के साथ अपने संबंध खराब नहीं कर सकता। भारत ईरान से तेल खरीदता है। और पिछला जो टर्म था उसमें तो भारत ने रंगबाजी के साथ तेल खरीदा था और अमेरिका को बाद में सरेंडर होना पड़ा था। ये डोनाल्ड ट्रंप थे। बाद में बुड्ढा बाइडेन तो किसी मतलब का नहीं था, वो भी सरेंडर रहा। लेकिन अब की जो ट्रंप जिस तेवर के साथ आ रहे हैं, तो उन तेवरों में कैसा समझौता होगा, ईरान के साथ क्या भारत के संबंध रहेंगे, तेल खरीदा जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा, उसको रोक पाएगा तो ट्रंप कि भारत अपना व्यापार जारी रखेगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो आने वाले समय में जिसका जवाब दुनिया देखेगी। उसके बाद आज ये रूस के मनीष जी। तो रूस किसी भी तरह से वो अच्छी अच्छी बातें तो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन रूस के साथ कैसे संबंध है ये पिछले 50 60 साल 70 साल का, यानी वर्ल्ड वार के बाद से कहिए, वर्ल्ड वार के बाद से उनका जो इतिहास है वो बताता है। और उसमें कोई अचानक बड़ी मिठास आ जाएगी, बिल्कुल शरबत बन जाएगा, तो इसकी उम्मीद कोई मूर्ख ही कर सकता है अंतरराष्ट्रीय दुनिया में। दोनों है, कुछ तुम समझे कुछ हम समझे। एक चीज जरूर है जो रूस के और डोनाल्ड ट्रंप के संबंधों को बराबर कर सकती है, बिल्कुल वो सारी खाई पाट सकती है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है मनीष जी कि मैं रूस के और यूक्रेन का युद्ध खत्म करा दूंगा, और उसमें वो रूस को गरिया नहीं रहे हैं ना वो यूक्रेन को गरिया रहे हैं। उन्होंने कान पकड़े हैं उस नाटो के, वो जो यूरोप के लफंगे हैं देश जो उसको पानी पे चढ़ाए हैं यूक्रेन को, जिसकी वजह से वो लगातार जूझ रहा है, जूते खा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये नाटो जो है ये अपने दम पे लड़े या अमेरिका के दम पर ना लड़े। और वो ये समझ लीजिए कि ये क्यों कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो अमेरिका बिना वजह शहीद हो रहा है। ट्रंप का जो बजट है, वो ट्रंप का नाटो का जो बजट है उसका 68% अमेरिका देता है और 28% में सब है। जरा गौर करिए, 32% में तो 28% में यूरोप है, बाकी और छोटे मोटे देश हैं। तो 28% वाले वहां पे दादागिरी कर रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उससे जूझे जा रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उसको लड़ा रहे हैं। और 68% वाले की सुन नहीं रहे। तो वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा साफ कर दिया है कि या तो हमारे हिसाब से तुमको चलना पड़ेगा और नहीं तो फिर तुम जाके लड़ो। तुम 28% जो तुम्हारा बजट है उसको ले जाके नाचो कूदो। तो 1 घंटे नहीं लड़ पाएंगे, रूस से तबाह हो जाएंगे। तो अगर वो रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है आने वाले समय में सबसे बड़ी ग्लोबल घटना होगी, और उसका लाभ हिंदुस्तान को भी मिलेगा मनीष जी, उसका लाभ हिंदुस्तान को भी मिलेगा। क्योंकि अगर ट्रंप ने रूस के और यूक्रेन का युद्ध खत्म करा दिया, तो जो दशकों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, मैं दशकों से जो रूस और
अमेरिका के बीच में संबंधों में जो बर्फ जमी है वो बर्फ निश्चित तौर पर पिघलेगी, और उस पिघलने का लाभ भारत को इसलिए मिलेगा क्योंकि भारत के संबंध रूस से भी बहुत अच्छे हैं और अमेरिका से तो है ही हैं। तो उस जगह जो जिस तनाव या दबाव की मैं बात कर रहा हूँ, वो तनाव या दबाव नहीं पड़ेगा, उस तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो अभी ट्रंप के तेवर लग रहे हैं और जो अमेरिका की स्थिति है, तो मुझको लगता है कि वो जो युद्ध है वो आने वाले 2-3 महीने के अंदर, या जिस तरह से ट्रंप तेजी पकड़े हैं, कुछ ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अगर वो खत्म होता तो ये भारत के लिए भी पक्ष में होगा। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध, भारत हमेशा इस तरह के युद्ध के खिलाफ है। और रसिया के साथ जो भारत के रिलेशन है, यदि रसिया और अमेरिका के रिलेशन में की जो बर्फ जमी हुई बर्फ कम होती है, तो तय सी बात है कि भारत की महत्ता इन दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। चीन के साथ अमेरिका संबंध तो बेहतर करना चाहता है ट्रंप, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि चीन इतनी अहमियत दे रहा है इस चीज को। तो तय सी बात है कि रसिया और अमेरिका के संबंध बेहतर होते हैं तो भारत के लिए फायदे होंगे। लेकिन ईरान वाला मामला है, कई ऐसे मामले जिसमें टकराहट की उम्मीद है, और ये जो डीप स्टेट आप करें, इतनी जल्दी भारत द्रोही जो यहाँ के लोग हैं वो मानेंगे नहीं। हर चीज को इशारे पर रखेंगे कि कैसे भारत और ट्रंप के अमेरिका, मतलब मोदी के भारत और ट्रंप के अमेरिका के बीच रिलेशन खराब हो। जैसे छोटी छोटी चीजों को ले लीजिए, ट्रंप के आने से पहले इसका हिंडनबर्ग का नष्ट हो जाना, ट्रंप के आने से पहले सोरस का समाप्त हो जाना, उसके बावजूद देखेंगे आप खलिहर लतिहर जितने हैं ये नैरेटिव बना रहे हैं कि अडानी का क्या खेल हो गया, वहां पर अंबानी तामझाम कर लिया, मोदी को नहीं बुलाया, अपने एजेंडे में है, ये जानते हुए कि अडानी से ही तो हिंडनबर्ग का मामला जुड़ा हुआ था। सोरस उसी अडानी को तो नष्ट करना चाह रहा था। तो तय सी बात, बहुत कुछ क्लियर है कि आने वाले दिनों में ये जो 4 साल हैं ट्रंप के, वो भारत के लिए बड़े मायने रखते हैं। मैं एक और साम्य बता दूं मनीष जी, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में बहुत मिलता जुलता साम्य है। कि याद करिए, नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे 2014 में, उससे पहले अक्टूबर, संभवतः है अक्टूबर 2013, मई 2014 में तो प्रधानमंत्री की शपथ ले ली उन्होंने कि अक्टूबर 2013 में उनकी हत्या करने का इतना भीषण प्रयास हुआ था कि 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। किस तरह से बम फटे थे पूरे गांधी मैदान में पटना के, लोगों को याद आ गया होगा सीन जब मैं जिक्र कर रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने से पहले मौत के घाट उतार देने का पूरा इंतजाम उस डीप स्टेट ने किया था। उस डीप स्टेट से आप ये मत समझिए डीप स्टेट जो उसके पाले हुए कुत्ते हैं, यहाँ की जो डीप स्टेट है, मगर सारी एनर्जी वही से पाती है। तो वो नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से 6-7 महीने पहले उन्होंने किया था। और अब की जो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि आ जाएगा, तो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास हुआ 4-5 महीने पहले किया। तो दोनों आदमी बिल्कुल एक तरह से निशाने पर हैं उस डीप स्टेट के, और वो अच्छे से पहचानते हैं कि नस नस पहचानते हैं। तो वो इनको किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। और अब क्योंकि नरेंद्र मोदी भी उन्हीं के शिकार हैं, पिछले 10 साल से इनको झेल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए हैं, 4 साल बड़ा उन्होंने अपमान झेला है। तो आप इस जोड़ी को, अगर आप डीप स्टेट की बात करिए, इस्लामिक आतंकवाद की बात करिए, तो ये 1 और 1 11 होंगे अब की। ये इस बात को समझिए कि ये अलग अलग नहीं लड़ेंगे, ये 1 और 1 11 बनकर लड़ेंगे, और बहुत बुरी गत इनकी होनी है, जो फिलहाल अभी जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है। लेकिन मनीष जी, उसके अलावा जो हम लोग बात और कर रहे थे कि और भी कई मुद्दे हैं जिस पर अभी हम लोग बात करेंगे, किस तरह से अभी कुछ समस्याएं आएंगी भारत के सामने। बिल्कुल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि ये रुकने वाली नहीं है। ये समस्याएं ऐसी हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कहना कि वेट किया जा रहा है। और आपने बात समानता की अभी डोनाल्ड ट्रंप भी के लिए भी माना जाता है कि अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से वो माफ नहीं करते। वो शपथ ग्रहण में थे, चुनाव प्रचार में थे, और उनकी कान के बगल से गोली निकली, कान से बगल के नहीं, कान को टच करते हुए गोली निकली। तो तय सी बात है कि एक गिरोह को लग रहा था कि ये ट्रंप की सत्ता आ जाएगी तो उससे पहले इसको निपटा दे, भले पार्टी इसकी जीत जाए, लेकिन ट्रंप नामक चीज नहीं हो। जैसे क्या भारत में भी इसकी समानता के रूप में देखिए, उन्हें क्या लगता है कि बीजेपी भले ही सत्ता में रहे, कोई शिवराज सिंह चौहान बन जाए, कोई नितिन गडकरी बन जाए, मोदी से मुक्ति हो जाए, तो इसलिए भी लग रहा है कि बड़ी समानता है वहां। तो कई ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका फर्स्ट, ऐसी बात है कि उसे कहना है, जैसे इंडिया फर्स्ट ये करते हैं,
उन समानताओं के बाद बीच भी कुछ टकराहट रह सकती है, लेकिन इन सब के बाद भी जो भारत द्रोही है, जैसे आप देखिए कि अभी हाल ही में लग रहा है जैसे बांग्लादेश को हेग से नोटिस भी आ गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो समस्याएं जो भारत के लिए जो बाइडेन ने खड़ा किया था, उन सब समस्याओं से निदान भारत को मिलेगा। वो तो समझिए बांग्लादेश का तो अंत शुरू है, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं और उसको अब हो सकता है इसी महीने शुरू हो जाए या 10-15 दिन बाद शुरू, उसका तो वो एक झटके में वो निपट जाएगा और वहां पर एक और एक 11 वाली ताकत काम करेगी, निश्चित मान के चलिए आप। उसका अब उसके बचे कुछ दिन बचे हैं, क्या कैसे होगा, क्या उसका प्रारूप होगा, ये भारत तय करेगा। मैं फिर बता दूं कि वो डोनाल्ड ट्रंप वहां से बैठकर तय नहीं कर पाएंगे। भारत बगल में है, भारत की नजर वहां बहुत ठीक ठाक है, तो ये भारत ही तय करेगा कि अब कैसे वहां से खदेड़ा जाए इन जिहादियों को, इन जो इस्लामिक आतंकवादी, ये इस्लामिक आतंकवादी जिसका मैंने जिक्र किया था, ये पूरी तरह से उसी परिभाषा में खरे उतरते हैं जो बांग्लादेश में इस समय काबिज हैं। और जो दूसरा भारत का सबसे बड़ा सनातन दुश्मन है, वो केवल इसी बात को बेच रहा है पिछले 77 साल से कि भारत तो मैं दुश्मन नंबर 1। भारत उसको गिनती में नहीं ले रहा, पिछले 10 साल से तो भिखारी में भी गिनती नहीं है, लेकिन वो दुनिया में यही बेचता है, मसाला चूरन बेचा करता है कि मैं भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान। तो वहां पे छटपटाहट से कुछ और ही मची हुई है मनीष जी। मैंने देखे टेलीविजन उनके देखे, उनके यूट्यूब पे देखे, कुछ ठीक ठाक जो उनके थिंकर है, उनकी चिंता कुछ और है मनीष जी। वो डोनाल्ड ट्रंप अच्छा करेगा बुरा करेगा इससे उनको लेना देना नहीं है। वो कहना है कि जब से ट्रंप जीता है या उसके पहले से ट्रंप ने आज तक पाकिस्तान का एक बार नाम नहीं लिया, यानी एक तरह से वो जैसे दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान को देख ही नहीं रहा। तो वो इसी चक्कर में परेशान है कि कम से कम एक बार नाम तो ले लेता। और ये जो परेशानी है पाकिस्तान की, ये एक बड़े परिवर्तन का संकेत है मनीष जी, क्योंकि चीन की दुश्मनी को ये पाकिस्तान बहुत आराम से बेचता था, बड़े मोटे दाम पे बेचता था, और अमेरिका इसकी हर फरमाइश उसी तरह पूरी करता था जैसे अमीर आदमियों की रखेलें होती हैं, जो कहते हैं रखेल के लिए सब कुछ उपलब्ध रहता है। तो अमेरिका के रखेल की तरह पाकिस्तान को पाले था कि जब चाहेंगे तब चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन उसके बाद अमेरिका को एक झटका लगा जिस समय डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे, कि जरा सा कुछ नाराजगी हुई और एक कूद के जाके चीन की गोद में जब बैठा तो डोनाल्ड ट्रंप के भी हाथ के तोते उड़ गए कि एक आध अरब नहीं, सैकड़ों अरब डॉलर जब से पाकिस्तान बना है तब से कुत्तों की तरह खिला रहा है। 70 साल से ये हमारे सैकड़ों अरब डॉलर पी गया और जरा सा इसको बर्दाश्त नहीं हो जाके चीन की गोद में बैठ गया। तो डोनाल्ड ट्रंप की समझ में आया कि किसी भी कीमत पर अब इसको नहीं पाल रहा है, और जब रिजेक्ट कर दिया तो काम खत्म। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के साथ संबंध, भारत के साथ संबंध जो है वो लगातार मजबूत करने की प्रयास कर रहा है, और आगे भी इसके प्रयास होंगे, क्योंकि भारत भिखारी नहीं है, भारत पैसे नहीं मांगेगा, और भारत अपने दम पर चीन के दांत खट्टे करने की हैसियत रखता है। ये 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को भारत जो है बहुत आसान सौदा और फ्री का सौदा मिल रहा है। उसको मालूम है कि मेरे ऊपर कंधे पर नहीं लग जाएंगे कि मेरा खर्चा चलाओ। तो एक पाकिस्तान में इसी बात का हाहाकार है कि रुपया पैसा देना बुलाना तो छोड़ दो, उसने नाम नहीं लिया हमारा आज तक। तो ये बड़ा परिवर्तन है। ये बड़ा परिवर्तन है। और यदि चाइना के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि अभी हाल के दिनों में भारत ने प्रयास किया कि चीन के साथ भी उसके संबंध बेहतर हों। आज जो हालात जिस ढंग से हैं, लेकिन हमेशा एक संदेह यदि इस रूप में देखा जाए, अमेरिका को लेकर के हमेशा एक संदेह रहता है कि अमेरिका, जैसे आज ट्रंप ने कहा भी कि अमेरिका फर्स्ट हमारे लिए मायने रखता है। एक संदेह कहीं ना कहीं बनता है कि अपनी औकात पर यदि अमेरिका आया, तो जैसे आपने ईरान की तरफ इशारा किया कि वो चाहेगा कि भारत अपने हिसाब से ईरान के साथ संबंध अमेरिका के हिसाब से बनाए, कुछ देशों के साथ अमेरिका के हिसाब से बनाए। लेकिन एस जयशंकर ने जो बाइडेन के समय में जो साफ कहा कि हमारे लिए भारत फर्स्ट है, तो यदि वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं तो हमारे लिए भी भारत फर्स्ट है, भारत हमेशा कहता रहा है। लेकिन इन सब चीजों में डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन में फर्क है। जिस तरह से हुल्लड़बाजी का एक तरह से एक जिद्दी चरित्र है ट्रंप का, आप कुछ ऐसा भी मानते हैं जो जिस चीज का इंतजार भारत विरोधी जो भारत में रह के कर रहे हैं, जैसे नहीं कि किसी ढंग से कुंभ में कुछ गड़बड़ हो जाए, इस तरह की उम्मीद जिस तरह से अखिलेश यादव या पूरा सनातन द्रोही लोग कर रहे हैं, उसी ढंग से कुछ लोग इसका भी इंतजार कर रहे होंगे, तो इसके लिए भी कुछ एजेंडा चलाएंगे।
नहीं नहीं मनीष जी, मैंने कहा ये समस्या आ सकती है, लेकिन मुझको जो पिछले 10 साल का अनुभव है उससे मुझको पूर्ण विश्वास है कि भारत उससे भी बहुत खूबसूरती के साथ उभरेगा। और उस विश्वास का कारण भी बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि हवा की बातें कर रहा हूँ। कि पिछले जो कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का, जिस समय 2017 से 2021 तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, तो दो जो सबसे बड़ी समस्याएं आई थी ईरान को लेकर और रूस को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही आई थी। और उसमें पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बंदर घुड़की देने की कोशिश की थी, जो रूस के साथ 39,000 करोड़ का S-400 जो उन्होंने एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदा था भारत ने, तो उस पर बड़ा आग बबूला हुए थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन भारत ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया था, कहा था हमारी जो रक्षा जरूरतें हैं उसमें हम अपने हिसाब से सौदा करेंगे। तो फिर वो सौदा हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा कि हमारा जो प्रतिबंध है रूस को लेकर, उससे हम भारत को अलग छूट देते हैं। तो वहां मामला एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप वहां सरेंडर हुए। और उसके बाद जो ईरान से तेल खरीदने वाला था, तो भारत ने एक दिन भी ईरान से भी तेल खरीदना बंद नहीं किया। उसका वहां चाबहार पोर्ट है, तो कैसे वो संबंध खराब कर लेगा। तो उस पर नहीं, भी रूस ने भी चाहा था कि भारत जो ईरान से ना ले, हमसे ले। हाँ, लेकिन भारत ने वहां पर, मतलब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी के कौशल की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी पड़ेगी। और इस बात को समझना पड़ेगा कि ये सब बातें हवा में नहीं हो जाती, बातों से नहीं हो जाती। कि भारत की स्थिति कितनी मजबूत कर दी है कि अमेरिका से भी टकराने को तैयार है और रूस से भी टकराने को तैयार है। और तो ये ईरान से भी तेल खरीदते रहे और उसके बाद सब जगह मामला सामान्य रहा। तो ये पुराना अनुभव ये बताता है कि आने वाला समय भी ये होगा। और उसका कारण एक और समझ लीजिए कि अभी ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही वो चर्चा होने लगी है कि वो कोई मेरे ख्याल से लड़ाकू युद्धक विमान है, कोई अमेरिका से खरीद की बात चल रही, फाइटर प्लेन की, और वो बहुत बड़ी डील है। तो अमेरिका को अगर वो डील बेचनी है तो उसको ठीक ठाक रहना पड़ेगा, कोई इस तरह से ऐंठ के काम नहीं चलेगा। तो भारत इस समय चांदी का जूता लेकर उतरा है मैदान में। बिल्कुल, और इसीलिए हम सबको जो ये विषय हमने इसलिए उठाया कि बहुत लोग इस आस में भी हैं। आपको याद होगा कि आस में इससे पहले जो पहली फर्स्ट टर्म में जो ट्रंप आए थे उसमें भी आस में थे, और हाँ, बाइडेन के आने के बाद ये लोग आस में थे कि अब तो बाइडेन मोदी को पस्त कर देगा। आपको याद होगा जो बाइडेन जब आया था, जिसको आप बुड्ढा बाइडेन अक्सर कहते हैं, तो उस समय भी भारत के खलियर लतियर बड़े खुश थे कि अब तुम्हारा बाप आ गया, अब तुम्हारा बाप आ गया, अब हम मोदी को निपटा देंगे। लेकिन उसने कहा कि हमारे लोग कहते हैं कि हस्ताक्षर आप अपना ऑटोग्राफ जो है नरेंद्र मोदी से ले आइए। बाइडेन ने भी मोदी से कभी रिलेशन, मोदी के भारत से रिलेशन खराब नहीं किया 4 सालों कभी नहीं। में। डीप स्टेट और का कुछ ना वो कुछ किया। वो शांत रह के खुराफात करता रहा, डीप स्टेट को पैसा देता रहा, डीप स्टेट माल पहुंचाता रहा, ये सब काम वो करता रहा जो ट्रंप के समय में नहीं हुआ था। लेकिन वो कोई खुलकर लड़ने की हिम्मत वो भी नहीं जुटा पाया। फिर मैं कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी को समझिए कि देश को कहाँ पहुंचाया है। और ये जो खैरातियों की बात आप कर रहे हैं मनीष जी, मैंने एक ट्वीट किया अभी हम लोग का डिबेट शुरू होने से पहले। जरा ये खैराती एक जो हल्ला मचा रहे, पहले समझा दूं मनीष जी कि वो जयशंकर वहां चले गए, तो वो एस जयशंकर को निमंत्रण दिया और मोदी को नहीं दिया। इनको, इन मूर्खों को, इन धूर्तों को क्या समझ में नहीं आता है कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें किसी व्यक्ति विशेष को निमंत्रण नहीं होता है, वो देश को निमंत्रण जाता है। यानी भारत को निमंत्रण था और उसमें भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी खुद नहीं गए और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा। और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ। जरा उसके बाद जरा याद, मैं उस ट्वीट में मैंने खबर भी लगाई है और उसके अलावा उसमें मैंने जरा जिक्र भी किया है कि कैसे काम होता है। जरा मनीष जी पहले ट्वीट पढ़वा दें, उसके बाद ये कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में विदेश मंत्री जयशंकर की उपस्थिति को मोदी के खिलाफ अपने कचरे का ढेर बताकर नाच रहे सभी खलियर खैरातियों के सूचनार्थ ये निमंत्रण व्यक्ति विशेष के बजाय देश को भेजे जाते हैं। उनकी याददाश्त की बंद खिड़की दरवाजे खोलते हुए याद दिला दूं कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मई 2003 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जुलाई 2024 में, यानी अभी 6 महीने पहले 2024 में ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेट ने अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और मेक्सिको के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह जून 2022 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। तो ये लोग क्या व्यक्तिगत निमंत्रण पर शामिल हुए थे? उम्मीद है खलियल खैराती कुत्ते
इसका इसके जवाब में जरूर भौंकेंगे। अब जरा खबर भी दिखा दीजिए, मैं हवा में बातें नहीं करता। ये देखिए, अभी इस खबर के अंदर एक और चीज है मनीष जी, पहले खबर दिखा दीजिए, नीचे जो है जो लाइन की हुई है, ये देखिए, ये पूरा डिटेल है इसका, जिनका मैंने जिक्र किया है कि अलग अलग देशों के आधा दर्जन जो है अभी पिछले साल भर के अंदर। तो ये जो अपने आप चले गए, राजनाथ सिंह नाइजीरिया चले गए थे, तो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री की इतनी गहरी दोस्ती हो गई राजनाथ सिंह से कि वो मोदी को इग्नोर करके उसने राजनाथ सिंह को निमंत्रण दे दिया। पागल है, सीढ़ी है, बौकाल है ये लोग, इनके क्या समझ में आता है, और केवल इनको नरेंद्र मोदी को गाली बकनी है, तो ये इस तरह का माहौल बनाया करते हैं। और इसका अभी जूता इस का जवाब मिल जाएगा। जरा रुक जाइए, महीने 2 महीने के अंदर कुछ घटनाक्रम ऐसा घटेगा कि ये सारे चित्त हो गए, चारों खाने चित्र नजर आएंगे। और ये खबर मेरे ट्विटर पर पड़ी है, आप लोग जाकर इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये है असलियत, जिसको ये कैसे बना के वो तो पागल हो गया खबीज कुमार जो है, वो दुनिया भर की उलूल जुलूल बातें कर रहा है। उसको तो मुझको लगता है नरेंद्र मोदी को स्पेशल डॉक्टरों की टीम लेकर आगरा पकड़ के हाथ में बांध के उसको आगरा पहुंचाना पड़ेगा। बिल्कुल, आजकल भीड़ में जो है वो मुरब्बा बेच रहा है, तो ये लग रहा है कि इन हाँ, सब की औकात किस रूप में कर दिया, कैसे ये फेक नैरेटिव बनाते हैं। आपने बहुत अच्छे रिसर्च से चीजें सामने रख दी है, कैसे हाँ। फेक नैरेटिव बनाते हैं। मतलब पीएम मोदी ने ये उतावलापन भी नहीं दिखाया कि भाई अमेरिका का शपथ ग्रहण हो रहा है तो हम ही पहुंच जाएं। और मनीष जी, इस खबर को जो अभी मनीष जी ने दिखाई, इसमें एक खबर और छुपी है कि जयशंकर वहां अकेले नहीं गए शपथ ग्रहण समारोह में। जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी लेकर गए हैं। वो चिट्ठी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सौंपी है। तो जब उनको बुलाया ही नहीं, कोई न्योता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, निमंत्रण तो खाली जयशंकर को था, तो तू कौन मैं खाम का जबरदस्ती चिट्ठी लेके चले गए। तो हम लोग लाइव कर रहे हैं, गाली निकलेगी मुंह से कि इनके लिए क्या कहूँ की बात। एक हाथ में इनके बाल हो, दूसरे हाथ में जूता हो, तब इनसे पूछे कि वो चिट्ठी किस लिए लेकर गए हैं एस जयशंकर। अगर प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया गया था, खाली जयशंकर को न्योता था, अकेले था, जैसे कोई डोनाल्ड ट्रंप के लौंडे की शादी थी, उसका एट होम का निमंत्रण था। इन लोगों ने पत्रकारिता के नाम पर इतना स्तर गिरा दिया है अपनी पत्रकारिता को, क्या कहूँ इनको। ये छोड़ दीजिए इनको, ये नरेंद्र मोदी के गम में ये पागल हुए जा रहे हैं, पागल। और बिल्कुल इन सब के पागलपन का इलाज मोदी ने कह ही दिया है कि अब धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, तो इनके पागलपन का भी इलाज बहुत जल्द हो जाएगा।